4 जुलाई 2009 की सुबह जब देश के सभी अखबारों में एक खबर छपी थी। खबर के अनुसार देहरादून में एक आतंकी का एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया। खबर तो तब भी खास हो जाती है जब इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तब भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का उत्तराखंड दौरा था और राष्ट्रपति उस दिन देहरादून जॉली ग्रांट से मसूरी की ओर जा रही थी और पुलिस के अनुसार आतंकी देहरादून के आरागन नाम के चौक से सब इंस्पेक्टर जेडी भट्ट की सरिस रिवॉल्वर लेकर भागा था। यह वही रूट था जहां से राष्ट्रपति का काफिला गुजरना था, क्योंकि देहरादून पुलिस द्वारा राष्ट्रपति पर हमले जैसी एक अप्रिय घटना को रोका गया था। इसलिए अखबारों की सुर्खियों में देहरादून पुलिस की इस कामयाबी के चर्चे छपे थे। अब जब गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहने वाले रविंद्र सिंह इस खबर को पढ़ते हैं तो आतंकी की पहचान और तस्वीर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही साथ जब यह खबर घर के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों में फैलती है तो घर में मातम पसर जाता है। देहरादून पुलिस द्वारा जिस आतंकी का एनकाउंटर किया गया था वह कोई और नहीं, बेटा रणवीर था। रणवीर के पिता परेशान थे कि बेटे की जान तो गई, पर बेटा रातों रात आतंकी कैसे बन गया। कल ही तो यानी कि 3 जुलाई 2009 की दोपहर को रणवीर ने फोन पर नौकरी लगने की बात पिता को बताई थी। रणवीर अपने पीछे अनजाने और अनसुलझे सवाल छोड़ गया था। कौन था रणवीर? क्या यह सचमुच एक आतंकी था? यदि हाँ तो कैसे बना वो आतंकी? और यदि आतंकी नहीं था तो कैसे उसका एनकाउंटर हो गया? रणवीर के साथ 3 जुलाई 2009 की दोपहर से 4 जुलाई 2009 की सुबह तक क्या हुआ था, आइए जानते हैं क्राइम फाइल के इस नए एपिसोड में। रणवीर गाजियाबाद के शालीमार गार्डन का रहने वाला था। साथ ही वह MBA कंप्लीट कर चुका था। घटना वाले दिन से कुछ दिन पहले ही उसे देहरादून से एक कॉल आया था जो कि नौकरी के सिलसिले में था। 3 तारीख को रणवीर का इंटरव्यू था, तो रणवीर घर से 2 जुलाई 2009 को देहरादून के लिए निकलता है। 3 तारीख को रणवीर का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है और कंपनी उसे 4 जुलाई से ज्वाइन करने को कहती है। रणवीर तुरंत नौकरी लगने की बात पिता को बताता है। घर में खुशी का माहौल था, पर पिता व घर वालों की यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती और अगली ही सुबह 4 जुलाई को रणवीर की मौत की खबर अखबारों की सुर्खियों में थी। इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि वह एक आतंकी था। यह बात सुनकर पिता समेत कुछ रिश्तेदार सीधे देहरादून पहुंचकर रणवीर के बारे में पूछताछ करते हैं। पुलिस बताती है कि रणवीर का मृत शरीर पोस्टमार्टम हाउस में है और उसका अभी पोस्टमार्टम भी होना है। अब 4 जुलाई से 6 जुलाई का दिन आता है, तब जाकर घर वालों को रणवीर का मृत शरीर मिलता है। इसके बाद घर वाले वहीं डेरा डाल देते हैं और रणवीर को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। साथ ही साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। मामले को बिगड़ता देख पुलिस अधिकारी धरना कर रहे रणवीर के रिश्तेदारों पर लाठीचार्ज करते हैं। इस लाठीचार्ज में कई रिश्तेदार व घर वाले घायल भी हो जाते हैं। रणवीर के पिता की मांग थी कि इस केस की उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही साथ इस केस की सुनवाई दिल्ली में हो, न कि देहरादून या उत्तराखंड में कहीं। पहले तो तत्कालीन उत्तराखंड सरकार रणवीर के पिता की इस मांग को खारिज करते हुए इस केस को CBI को सौंपते हैं, परंतु 15 जुलाई 2009 को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सभी का नजरिया रणवीर के प्रति बदल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रणवीर पर करीब 22 गोलियां चलाई गई थी। ये सभी गोलियां रणवीर को करीबी से मारी गई थी और शरीर पर लगभग 28 जगहों पर गंभीर चोटों के निशान थे। अब उत्तराखंड सरकार केस को CBI को सौंपती है। इस खबर ने सभी देशवासियों को अंदर से हिला दिया था। पुलिस ने जिस आतंकी का एनकाउंटर किया था उसको पहले बेरहमी से मारा व पीटा गया था। अब जब मीडिया भी इस केस में रुचि लेती है तो मीडिया द्वारा रणवीर की पिछली जिंदगी के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। रणवीर का न कोई क्राइम रिकॉर्ड, न कोई मुकदमा, न किसी परिवार के लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो कैसे रणवीर एक आतंकी हो सकता है? यह खबर मीडिया द्वारा देश के कोने कोने तक फैल जाती है
और इन सब तथ्यों के आधार पर रणवीर को इंसाफ दिलाने की मांग बड़े स्तर पर होने लगती है। 31 जुलाई 2009 को सीबीआई एक नए सिरे से जांच शुरू करती है। 4 जून 2010 को सीबीआई दिल्ली की एक विशेष अदालत में यह बताती है कि 3 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का उत्तराखंड दौरा था। साथ ही उस दिन राष्ट्रपति के काफिले को देहरादून के जॉली ग्रांट से मसूरी जाना था, इसीलिए जगह जगह रोड डाइवर्ट था और वाहनों की जांच चल रही थी। इसी बीच रणवीर और उसका एक अन्य दोस्त अशोक कुमार बाइक से रोहिणी मोड़ स्थित राजकुमार के फ्लैट संख्या 9 की ओर जा रहे थे। दरअसल 2 जुलाई को रणवीर अपने दोस्त राजकुमार के यहां उसके फ्लैट पर ही रुका था, जहां पर अशोक कुमार भी राजकुमार के साथ ही रहता था। रणवीर का इंटरव्यू जिस कंपनी में था वहां पर अशोक कुमार ही रणवीर को ले गया था। सफल इंटरव्यू की बात घर वालों को बताने के बाद रणवीर राजकुमार को तैयार होने को कहता है। वह इस खुशी के मौके पर पार्टी करने वाले थे। अशोक और रणवीर बाइक से देहरादून के आराघर चौक पर पहुंचते हैं। वहां पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। यहीं पर राजकुमार भी पहुंच जाता है। तभी वहां पर डालनवाला चौकी से लौट रहे सब इंस्पेक्टर जेडी भट्ट इन तीनों को देखते हैं तो इनके साथ पुलिस वालों की बहस हो जाती है। दरअसल जेडी भट्ट इनको संदिग्ध कहकर यहीं रोक देती है। जब पुलिस इनके साथ गाली गलौज करके अशोक कुमार की बाइक पर जोर से डंडा मारती है तो इसके बाद विवाद और बढ़ जाता है और पुलिस की रणवीर, अशोक और राजकुमार के साथ हाथापाई होने लगती है। इसी बीच हाथापाई में रणवीर और उसके दोस्तों द्वारा जेडी भट्ट पर एक थप्पड़ मार दिया जाता है। इससे पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसी बीच रणवीर और उसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। तब अशोक और राजकुमार तो भाग जाते हैं पर रणवीर वहीं रह जाता है। अब पुलिस रणवीर को थाना नेहरू कॉलोनी लेकर जाती है। वहां उनके अन्य साथियों के बारे में पूछा जाता है। पूछताछ के बाद पुलिस रणवीर को राजकुमार के फ्लैट पर ले जाती है। वहां पहुंचकर पुलिस को कोई भी नहीं मिलता। इस पर पुलिस रणवीर को दोबारा थाना ले जाती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। इस मारपीट के दौरान रणवीर के शरीर की लगभग 18 हड्डियां टूट जाती हैं और उसके शरीर पर लगभग 28 गंभीर चोटें आ जाती हैं। मामले को बिगड़ता देख पुलिस एक घिनौना खेल खेलती है। लगभग 18 पुलिसकर्मी इस मामले में आपसी सांठ-गांठ से रणवीर के फर्जी एनकाउंटर की साजिश रचती है। इस साजिश के अनुसार पुलिस द्वारा अब देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी जाती है कि 3 बदमाश जेडी भट्ट की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गए हैं। कुछ समय बाद कंट्रोल रूम में दोबारा संदेश भेजा जाता है कि बदमाश लाटपुर के जंगलों में भाग गए हैं। कुछ ही समय बाद एक आखिरी संदेश पुलिस कंट्रोल रूम देहरादून को भेजा जाता है कि हमने 3 में से एक बदमाश का एनकाउंटर कर उसको मार गिराया है और घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि छीना हुआ रिवॉल्वर बरामद कर दिया गया है, जबकि 2 और अन्य बदमाश भाग चुके हैं। इन सभी संदेशों के बीच पुलिस इस फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दे देती है। कथित रूप से इस घटना में सीबीआई द्वारा AK जायसवाल, जेडी भट्ट, अजीत सिंह, नितिन चौहान, राजेश बिष्ट, नीरज यादव और चंद्रमोहन को सीधे हत्या का दोषी पाया गया और सौरभ नौटियाल, विकास बलूनी, सतवीर सिंह, चंद्रपाल, सुनील सैनी, नागेंद्र राठी, संजय रावत, दरोगा इंद्रभान सिंह, मोहन सिंह राणा, जसपाल गुसाई और मनोज कुमार को फर्जी तथ्य व सबूत मिटाने के संदर्भ में दोषी पाया गया। इसके बाद दिल्ली की विशिष्ट कोर्ट द्वारा इन सभी पुलिसकर्मियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हत्या में सम्मिलित होने पर आजीवन कारावास की सजा मिलती है। हालांकि इसके बाद सभी पुलिसकर्मी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट दिल्ली में जाकर याचिका दायर करते हैं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट 18 में से 11 पुलिसकर्मियों को बरी कर देती है जो अप्रत्यक्ष रूप से इस फर्जी एनकाउंटर का हिस्सा थे। रणवीर के पिता और सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख करते हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी विचाराधीन है। आपको यह भी बता दें कि एनकाउंटर को कभी भी संवैधानिक नहीं बताया गया है क्योंकि एनकाउंटर मानव अधिकारों के विरुद्ध होता है। साथ ही साथ
इस केस में रणवीर और उसके दोस्तों द्वारा किए गए जुर्म में भी इंडियन पेनल कोड 1860 में 2 धाराएं हैं, जिसके तहत पुलिसकर्मी पर हाथापाई और उसके कार्य में बाधा डालने पर सजा व कार्यवाही का प्रावधान है, जिसमें आईपीएस की धारा 186 व धारा 132 के तहत दोषी पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। दोस्तों, यहाँ थी आज की क्राइम फाइल। आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल क्राइम फाइल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बजाना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्राइम फाइल के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं क्राइम फाइल की नई दास्तां के साथ। धन्यवाद।